हेलो, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? चलो, उम्मीद है सभी ठीक होगा। आप सब चुस्त और तंदुरुस्त होंगे, यही आशा करता हूँ, यही उम्मीद रखता हूँ। बहरहाल, जैसा मैंने कल कहा था कि हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जहाँ पे हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे, उनके अपने अफसाने, उनकी हकीकत और उनसे जुड़े हुए कोर्ट के मसले। तो चलो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, आज का अफसाना। और आज जिस शख्सियत के कोर्ट के मसले के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं, उनका नाम है प्रिया राजवंश। प्रिया राजवंश को किसी पहचान की ज़रूरत है नहीं। 1936 शिमला में इनका जन्म हुआ था। लंदन में इनकी पढ़ाई हुई थी और जब ये 22 साल की थी तब उनकी एक तस्वीर, जो घूमते घूमते उस वक्त के बॉम्बे यानी कि आज के मुंबई, यहाँ पे पहुँचती है और वो सीधे जाकर टकरा जाती है, या यूं कहे कि मिलती है चेतन आनंद के हाथों में। जब चेतन आनंद के हाथों में प्रिया राजवंश की तस्वीर आती है या उन्हें जब दी जाती है, तो उस तस्वीर को देखते ही ये डिसाइड कर लेते हैं चेतन आनंद की जो अगली अदाकारा, लीड एक्ट्रेस उनकी अगली फिल्म में होगी, वो ये वही लड़की होगी जिसका नाम था प्रिया राजवंश। और इसी के साथ फिल्म हकीकत में प्रिया राजवंश का डेब्यू होता है। फिल्म हकीकत जिनके बारे में या जिसके बारे में बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है। चेतन आनंद अपने आप में एक नामी गिरामी शख्सियत थे। वो अपने आप में एक वेल नोन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। उनका पेशा ही था फिल्में बनाना। तो इस लिहाज से चेतन आनंद और प्रिया राजवंश फिल्म हकीकत के शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब हो गए। चेतन आनंद, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे, उनकी अपनी शादीशुदा जिंदगी में हलचल सी थी, क्योंकि उनकी जो पत्नी, जिनका नाम था उमा आनंद, वो उनके साथ नहीं रहती थी, वो उनसे अलग रहती थी। वजह यह थी कि उनकी आपस में बनती नहीं थी। तन्हाई में चेतन आनंद और प्रिया राजवंश एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, और वो इतने करीब आते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो 40 साल से ये एक दूसरे के साथ लिव इन में रहते थे। जब मैं लिव इन की बात कर रहा हूँ तो ऐसा कई बार जिक्र हुआ है सोशल मीडिया पे या अलग अलग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि आज़ाद हिंदुस्तान में अगर कोई पहली लिव इन रिलेशनशिप थी तो वो थी अमृता प्रीतम और इमरोज़ के बीच। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद चेतन आनंद और प्रिया राजवंश उनसे पहले लिव इन में रहते थे। बहरहाल ये मुद्दा नहीं है कि कौन पहले से लिव इन में रहता था या है या रहेगा। तो ये बात जो सही है और सच है वो ये है कि प्रिया राजवंश और चेतन आनंद, ये दो बड़ी हस्तियाँ, एक फिल्म अदाकारा, एक फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये आपसी संबंधों के तहत आपस में इनके रिलेशनशिप होने की वजह से एक दूसरे के साथ में ये रह रहे थे। जहाँ पर रहते वक्त प्रिया राजवंश ने चेतन आनंद का हमेशा एक पत्नी की तरह ख्याल रखना, और वो भी प्रिया राजवंश को एक पत्नी का दर्जा देते थे। प्रिया राजवंश ने चेतन आनंद को हमेशा से ही पति के तौर पे उनकी सेवा की, और चेतन आनंद भी रेसिप्रोकेट करते हुए प्रिया राजवंश को पत्नी का ही दर्जा देते थे। और ये जो इनके बीच का रिलेशनशिप था, वो चेतन आनंद की जो फैमिली थी, उनके जो बेटे थे और उनकी जो पहली पत्नी थी, उन्हें ये नागवारा था, उन्हें पसंद नहीं था।
जाहिर सी बात है किसी को नहीं पसंद होगा। हालांकि उनकी पत्नी खुद अलग यानी कि सेपरेट रह रही थी। बहरहाल 1997 में चेतन आनंद की मृत्यु हो जाती है और उसी के बाद यानी कि चेतन आनंद की मृत्यु के बाद से ही प्रिया राजवंश की ज़िंदगी में एक अजीब सी हलचल शुरू होती है, जहाँ पर ये जो चेतन आनंद के जो दो बेटे थे और उनका जो परिवार था वो प्रिया राजवंश को आए दिन प्रताड़ित करता था और उन पे ये जोर या दबाव डाला जाता था कि जो चेतन आनंद ने वसीयत में प्रिया राजवंश के हिस्से में प्रॉपर्टी जो रुइया पार्क स्थित उनका जो जूहू में बंगला है वो प्रिया राजवंश के नाम पे चेतन आनंद ने वसीयत में कर रखी थी, उस प्रॉपर्टी को वो छोड़ दे ताकि उस प्रॉपर्टी को बेचकर ये जो दोनों बेटे हैं और उनकी जो फैमिली पहली वाइफ जो थी वो उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट पा सके। और इसी के लिए प्रिया राजवंश पे रोजाना दबाव डाला जा रहा था, उन्हें हैरास किया जाता था और इसका जिक्र प्रिया राजवंश ने बाकायदा अपने डेली डायरी में, उन्हें डायरी लिखने का शौक था, वो डायरी में लिखती थी कि किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से उनके जान पे आ सकती है या जान पे हमला हो सकता है, क्योंकि जो चेतन आनंद की जो फैमिली है वो ये चाहते हैं कि वो अपना हिस्सा जो चेतन आनंद ने उन्हें विल में यानी वसीयत में जो उनके नाम पे जो प्रॉपर्टी रुइया पार्क जूहू यहाँ पे स्थित एक बंगले के बारे में प्रिया आनंद के फेवर में वो वसीयत कर रखी थी, तो वो उसमें से वो हिस्सा छोड़ दे ताकि उसे बेचा जा सके। इसका बाकायदा जिक्र प्रिया राजवंश ने अपनी रोजाना डायरी में कर रखा था। अब 27 मार्च 2000 का वो दिन जिस दिन प्रिया राजवंश की लाश जो है वो रुइया पार्क जूहू स्थित चेतन आनंद के बंगले में पाई जाती है। पुलिस को जब पता पड़ता है तो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी मटेरियल एविडेंसेस मिलते हैं, जो दस्तावेज मिलते हैं, उसके बिना पर जो ये दोनों बेटे होते हैं चेतन आनंद के और वहाँ पे काम करने वाले एक मेड जो महिला मेड है और एक मेल मेड, उन्हें हिरासत में लिया जाता है। क्योंकि डायरी में पहले से ही प्रिया राजवंश ने जिक्र कर रखा था कि किस तरह से उनकी जान पे आ सकती है, जान पे बन सकती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है जिसके बारे में उन पर रोज दबाव डाला जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा छोड़ दे जो उन्हें विरासत में चेतन आनंद ने वसीयत में उनके नाम पे कर रखी थी। बहरहाल ये जब चारों अपराधी इन्हें अरेस्ट किया जाता है तो इन्हें इनके खिलाफ धारा 302 के अंदर मुकदमा चलाया जाता है। धारा 302 आईपीसी के अंदर मुकदमा चलाया जाता है। सेशन कोर्ट में ये मुकदमा चलता है जहाँ पे इन्हें शुरुआती दौर पर कुछ दिन बाद इन्हें बेल मिल जाती है ट्रायल के पेंडेंसी पे के दौरान। अब ट्रायल के पेंडेंसी के दौरान जब ये बेल पे होते हैं और ट्रायल कंक्लूड होता है जुलाई 2002 वो दिन है जिस दिन, या वो महीना है यूँ कहूँ तो, जिस दिन मुंबई सेशन कोर्ट इन चारों अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा देती है। प्रिया राजवंश के कत्ल के मामले में इन्हें दोषी करार किया जाता है और इन्हें सेशन कोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। अब इस आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ ये चारों अभियुक्त क्रिमिनल अपील बॉम्बे हाई कोर्ट यानी कि मुंबई हाई कोर्ट में फाइल करते हैं और जो प्रोसीजरल है कि जो सज़ा है, जो कन्विक्शन है, उसे स्टे किया जाए या सस्पेंड किया जाए और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ हियरिंग ऑफ अपील यानी कि अपील की फाइनल हियरिंग की सुनवाई तक, क्योंकि चारों अभियुक्त ट्रायल कोर्ट के दौरान बेल पे थे तो उनके बेल को बरकरार रखा जाए, ऐसी अर्जी की गई और उस अर्जी पे हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए उन्हें बेल ग्रांट कर दी।
और ये बेल ग्रांट उन्हें नवंबर 2002 में हुई है। अपील जो फाइल हुई थी वो 2002 में ही फाइल हुई थी, क्योंकि कन्विक्शन जो हुआ था सेशन कोर्ट से 302 के तहत इन चारों अपराधियों के खिलाफ, वो जुलाई 2002, और अपील 2002 से पेंडिंग है, और हम इस वक्त 2024 में बैठे हैं, यानी कि 22 साल से ये अपील पेंडिंग है, जो कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है, जो कि जो अपराधी हैं, जो जिनके खिलाफ सज़ा सेशन कोर्ट ने मुकर्रर की है, या सज़ा याफ्ता अपराधी, उनका अपना हक होता है अपील फाइल करने का। और जब तक अपील की पूरी सुनवाई नहीं होती, फाइनल हियरिंग नहीं होती, तब तक जो कन्विक्शन है उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए। ऐसी अर्जी दाखिल करने का और बेल लेने का उनका अपना अधिकार होता है, वो कानून के तहत उनका वो अधिकार है, और इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल ये अपील जो है 2002 से आज तक पेंडिंग है, और इसकी आखिरी जो सुनवाई हुई थी वो 2011 में हुई थी, एक टेक्निकल सुनवाई हुई थी, और उसके बाद से और 13 साल आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 2024 में आ जाते हैं, और अब तक एक भी बार ये अपील कॉज लिस्ट पे आई नहीं है फाइनल हियरिंग के लिए। और यही नहीं, ऐसे कई अपील जो है वो जो एडमिटेड है वो पेंडिंग है फाइनल हियरिंग के लिए। तो ये अपने आप में एक अकेला अपील नहीं है जो पेंडिंग है, कई सारे अपील जो है पेंडिंग है। मुद्दा वो नहीं है कि ये क्यों पेंडिंग है, कैसे पेंडिंग है, प्रोसीजरल है, सिस्टम में है, तो पेंडिंग है तो है। तो ये थी कहानी प्रिया राजवंश की और चेतन आनंद की। प्रिया राजवंश का रिश्ता चेतन आनंद से था, और उस रिश्ते के तहत वो एक दूसरे का अपना ख्याल रखते थे, और उसी वजह से मृत्यु के बाद चेतन आनंद ने अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा, जो रुइया पार्क स्थित जो जू में उनका बंगला है, वो वसीयत में प्रिया राजवंश के नाम कर रखा था। और यही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है, जो चेतन आनंद की फैमिली जो है, उनके बेटे और उनकी पत्नी को नागवारा लगा, और यही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट प्रिया राजवंश की जान ले लेती है, यानी कि ये प्रॉपर्टी प्रिया राजवंश के जान पे बनाती है। बहरहाल प्रिया राजवंश ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ चेतन आनंद की फिल्मों में ही काम किया। उनकी फिल्मों के अलावा उन्होंने किसी और फिल्मों में काम नहीं किया, किसी और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की फिल्मों में काम नहीं किया। उन्हें हमेशा से ही मदन मोहन और लता मंगेशकर पसंद थे। मदन मोहन का संगीत उन्हें पसंद था, और लता मंगेशकर की आवाज़ उन्हें पसंद थी, और इसी वजह से वो ज़्यादातर कोशिश ये करती थी कि उनके ऊपर जो पिक्चराइज किए हुए गाने हो, उसका संगीत मदन मोहन ने दिया हो, और उस पर जो वॉइस है, उस पर जो आवाज़ है, वो लता मंगेशकर का हो। कौन भूल सकता है वो गाना हीर रांझा का, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिले तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। हीरा रांझा जो चेतन आनंद की बनाई हुई फिल्म थी, उसमें राजकुमार थे, और अदाकारा जो थी वो प्रिया राजवंश थी। वो अपने आप में एक अलग ही कल्ट क्लासिक रोमांटिक फिल्म है। तो ये थी आज की कहानी, ये था आज का अफसाना, ये थी आज की हकीकत प्रिया राजवंश के नाम। प्रिया राजवंश, जिसके बारे में मैंने आप सभी को रूबरू किया, उनकी हकीकत, उनका अफसाना, और उनसे जुड़े हुए कानूनी मसले को लेकर। अब ये जो अपील है वो कब आएगी, कब फाइनल हियरिंग होगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी एक राइट तो बनता ही है अपील या याचिका दायर करने का, तो तब का तब देखा जाएगा। बहरहाल इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। कल मैं फिर मिलूँगा आप सभी से एक अलग हस्ती और उनके अफसाने, उनके हकीकत और उनसे जुड़े हुए कानूनी मसले को लेकर। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद। और जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा
कि आप जाइए और अपना वोट डालिए। जब तक इलेक्शन है ये रोज़ाना गुजारिश होती रहेगी। फ़िलहाल मैं आपसे विदा चाहता हूँ, फिर कल मिलूँगा, तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।